इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 9 संसाधन के रूप में लोग, अध्याय 6, जिसमें हम पढ़ेंगे शहरी क्षेत्रों से। इसके ऊपर मैंने भाग 5 में बताया हूं। अब नीचे से देखते हैं। शहरी क्षेत्रों के मामले में शिक्षित बेरोजगारी एक सामान्य परिघटना बन गई है। मैट्रिक, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रीधारी अनेक युवक रोजगार पाने में असमर्थ हैं। पढ़े लिखे लोग भी, जिसको देखो मैट्रिक किया, इंटर किया और ग्रेजुएशन किया, पीएचडी किया, वैसे लोग भी धरे के धरे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। एक अध्याय में यह बात सामने आई है कि मैट्रिक की तुलना में स्नातक मतलब 12 जो पढ़ा है, इंटर जो किया है, और स्नातकोत्तर युवकों में बेरोजगारी अधिक तेजी से बढ़ रही है। जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं और जो ये कर चुके हैं, 10th 12 पढ़ चुके हैं। एक विरोधाभासी जनशक्ति स्थिति सामने आई है। कुछ विशेष श्रेणियों में जनशक्ति के अधिकाय के साथ ही कुछ अन्य श्रेणियों में जनशक्ति की कमी विद्यमान है। एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी भी है। एक तरफ तो शिक्षित लोग हैं, लेकिन कुछ जरूरत तकनीकी काम में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा नॉलेज, बुद्धि वगैरह होना चाहिए, तो वैसे क्षेत्रों में बेरोजगारी है। जैसे में देखो, जनशक्ति की कमी विद्यमान है, ठीक है। एक ओर तकनीकी अर्हता प्राप्त लोगों के बीच बेरोजगारी है, तो दूसरी ओर आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल की कमी है। तकनीक में देखो, ग्रेजुएशन लोग कर लिया, सब चीज कर दिया, और तकनीक के चीज में वो मार खा जा रहा है। जैसे में पैसा तो बहुत ज्यादा लगाया पढ़ाई में, लेकिन एक लैपटॉप नहीं खरीदा तो पढ़ेगा कैसे? कंप्यूटर चलाना सीखेगा कैसे? नहीं सीखेगा तो नहीं, बाद में उनको निकाल दिया जाएगा। जो ग्रेजुएशन पीएचडी करे उनको हर चीज आना चाहिए, हर सवाल का जवाब होना चाहिए। बेरोजगारी से जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। युवकों में निराश और हताश की भावना होती है। लोगों के पास अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पर्याप्त मुद्रा नहीं होती। शिक्षित लोगों के साथ जो कार्य करने के इच्छुक हैं और सार्थक रोजगार प्राप्त करने में समर्थ नहीं है, यह एक बहुत बड़ा सामाजिक अपव्यय है। मतलब ये बहुत बड़ी घटना है, एक बहुत बड़ा दोष है ये समाज का, कि पढ़े लिखे लोगों को भी नौकरी नहीं मिल रही है। अपव्यय का मतलब ही हो गया दोष। बेरोजगारी से आर्थिक बोझ में वृद्धि होती है। घर का स्थिति खराब हो जाता है। कार्यरत जनसंख्या पर बेरोजगारी की निर्भरता बढ़ती है। किसी व्यक्ति और साथ ही समाज के जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब किसी परिवार को मात्र जीवन निर्वाह स्तर पर रहना पड़ता है, तो उसके स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है और स्कूल प्रणाली से अलगाव में वृद्धि होती है। क्या होती है? स्कूल प्रणाली से ही अलगाव में वृद्धि होती है। जैसे में देखो, जनसंख्या बेरोजगारी के ऊपर तो जा रही है, लेकिन साथ ही साथ समाज में जीवन की गुणवत्ता पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। जबकि परिवार के मात्रा में जीवन निर्वाह स्तर थोड़ा सा रहना पड़ता है, परिवार में हो तो परिवार के जैसा रहना पड़ता है, और स्वास्थ्य स्तर में एक आम गिरावट आती है। और इसके लिए कारण स्वास्थ्य स्तर में गिरावट आ गई। स्कूल प्रणाली से अलगाव में देखो, स्कूल प्रणाली से ही एक अलग तरह से डिफरेंस लगा देते हैं। स्कूल में आप पढ़ते हो, 1 के पास 2 में जाओगे, 2 से 3 में, 3 से 4 में, 4 में 5 से 5 से 6 में, 6 में 7 से 7 से 8 में, 8 में 9 से 9 से 10 में जाओगे, ठीक है। अब 10 से 2 का रास्ता, 3 गो रास्ता, ठीक है। 10 के बाद आप साइंस में जाओ, आर्ट्स में जाओ, कॉमर्स में जाओ, किधर जाओगे? विज्ञान में जाओगे, कला में जाओगे, या वाणिज्य में जाओगे? किधर एक तरफ जाना है? 3 गो रास्ता है।
अब आप वो कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, सॉरी +2 कर लिए, मैट्रिक हो गया, इंटर हो गया। इंटर के बाद आप जाओगे ग्रेजुएशन में, तो वहां से जो 3 रूट बटता था 10वीं के बाद, अब 12वीं के बाद 8-9 लेन हो जाता है। जिस तरह कहीं कहीं बड़े बड़े जंक्शन पे जाओगे तो ट्रेन की पटरी इधर उधर कहाँ जाती है समझ में नहीं आता है, वैसी लाइफ हो जाती है 12वीं के बाद। इसी को बोलते हैं अलग अलग वृद्धि। इसलिए किसी अर्थव्यवस्था के समग्र विकास पर बेरोजगारी का अधिकतर प्रभाव पड़ता है। हर जगह पर बेरोजगारी का अधिकतर प्रभाव पड़ता है। हमारे स्कूल में जब पढ़ते थे तो इस तरह नहीं बताया गया था, जिसके वजह से हम लोग नहीं समझ पाए कि रोजगार और बेरोजगार क्या होता है, रोजगार और बेरोजगारी क्या होता है, गरीबी और अमीरी क्या होता है। बस ये बताते हैं जो 2 टाइम का खाना खाता है वो अमीर, जो 2 टाइम के लिए तरसता है खाने का वो है गरीब। ऐसा बताया जाता था हमारे स्कूल में। इसीलिए मैंने सोचा अगर हमको ऐसा बताया जा रहा है तो बाकी सब तो प्रभु जाने। इसके लिए हमने सोच लिया सब चीज फ्री, नो टेंशन, जो चीज बताएंगे डिटेल्स के साथ बताएंगे, चाहे कोई पढ़े चाहे कोई नहीं पढ़े, जो भी बताऊंगा एकदम खुल के बताऊंगा बस। अब नीचे देखते हैं, कहाँ ये पढ़ लिए ना, नहीं पढ़े। ये संसाधनों की बर्बादी भी कहलाती है जिन्हें उपयोगी ढंग से नियोजित किया जा सकता है। अगर लोगों को संसाधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता तो वे स्वाभाविक रूप से अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन जाएंगे। अब देखो ये होगा क्या, पढ़े लिखे लोगों को अगर नौकरी नहीं मिली तो वे 2 ही सेक्टर में जाएंगे, छीना झपटी करेंगे, डकैत बनेंगे, और नहीं तो बड़ा आतंकवादी बन जाएगा, देशद्रोही एक तरह समझो। तो वहां से होगा क्या, तो देश को ही क्षति पहुंचा देगा। अब किसी को बम बनाने आता होगा, अगर उसको नौकरी पुलिस में नहीं मिली तो क्या करेगा, बम बनाकर फोड़ते जाएगा, बम बनाकर पॉकेट में रख लेगा। तू मरले ह तो हमरा के थप्पड़ कैसे मार दिया, पॉकेट से बम निकालो, एगो बम फेंक दिए, जाओ स्वाहा। अब किसी मिनिस्टर के पास गए, अब वो ज्यादा बोल दिया, तू बोला है मेरे को, एगो बम निकाले उसके ऊपर फेंक दिया, जाओ स्वाहा। तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। पुलिस कर्मचारी कोई रोक दिया, तुम मेरे को रोक कैसे दिया, चाबी निकाल लिया गाड़ी का, एक बम निकाले फेंक दिया उसके ऊपर, जाओ निकाल चाबी अब स्वर्ग में जाकर, नहीं नरक में जाकर। सांख्यिकीय रूप से भारत में बेरोजगारी की दर निम्न है। बड़ी संख्या में निम्न आय और निम्न उत्पादकता वाले लोगों की गिनती नियोजित लोगों में की जाती है। वे पूरे वर्ष काम करते हैं, प्रतीत होता है लेकिन उनकी क्षमता और आय के हिसाब से यह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वे काम तो कर रहे हैं पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये काम उन पर थोपे हुए हैं। देखो सब लोग काम करते हैं लेकिन मजबूरी के अनुसार काम करते हैं, इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। किसी को पुलिस में जाना है पुलिस में जाएगा, डॉक्टर बनना है डॉक्टरी में जाएगा, डीएमएसपी बनना है तो उसमें जाएगा, किसी को बिजनेसमैन बनना है तो ढाबा वाबा खोल लेगा, चाहे बिजनेस खोल लेगा, कहीं तो जाना है ना। इसलिए शायद वे अपनी पसंद का कोई अन्य काम करना पसंद कर सकते हैं। गरीब लोग बेकार नहीं बैठ सकते हैं, वे किसी भी काम से जुड़ जाना चाहते हैं। गरीब लोग कोई भी काम मिला हम कर देंगे, भैया तू दे काम दे, चाहे उससे कितनी भी कमाई हो। अपनी इस कमाई से वे किसी तरह जीवन निर्वाह कर पाते हैं। जो भी कमाते हैं उसके वजह से किसी तरह एक जीवन को बिता सकते हैं बस। इसके अतिरिक्त प्राथमिक क्षेत्र में स्वरोजगार एक विशेषता है। प्राथमिक क्षेत्र में एक स्वरोजगार एक विशेषता है। अपने से काम करो, अपने लिए काम करो, जो भी कला आता है वो करो। हाँ, जूता बनाने आता है जूता करें, जूता सिलेंगे, कपड़ा सिलने आता है दर्जी बन जाओ, पढ़ाने आता है शिक्षक बन जाओ, खाना बनाना आता है आप चल जाओ होटल में खाना बनाओ, ढाबा खोल दो, ठेला खोल दो। जिसको गाड़ी चलाना आता है ड्राइवर बन जाओ, नो टेंशन, किसी चीज का फिक्र नहीं करने का। अरे 2 पैसा कमाएंगे, मेहनत का कमाई खाएंगे, दलाली नहीं करेंगे किसी चीज का। ऐसा जुनून होना चाहिए जिंदगी में।
क्या आपको स्मरण है कि जब आपने अपने जूते या चप्पल ठीक करवाए थे तो कितना भुगतान किया था? चलो, चप्पल जूता से याद आ गया, बाटा कंपनी का नाम सुने हो ना, जो देश का सबसे बड़ा जूता का कारोबारी है। तो उसका जूता 10,000, 15,000, 20,000, लाखों लाखों का भी जूता आता है बाटा कंपनी का। तो बाटा कंपनी का जो मालिक था, चेयरमैन था, सीईओ फाउंडर जो है, वो क्या था? मोची था। उसका काम, उसको बस यही आता था, चप्पल जूता सीना अब बनाना। वही उसी काम को थोड़ा स्टैंडर्ड रूप में कर दिया, अच्छा कर दिया, तो कंपनी खोल लिया था। बाटा कंपनी के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल लोग जूता चप्पल बनाते हैं, बाटा कंपनी ले लेता है, मुहर मार कर अपने दुकान में, मॉल में बेच देगा, का बाटा का है। यही चीज चल रहा है। मैं प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, लेकिन जो भी उत्पादन होता है उसमें पूरे परिवार की हिस्सेदारी होती है। कुछ भी उत्पादन हो खेती में तो पूरा परिवार बांट लेता है। खेती के काम में साझेदारी और उत्पादित फसल में हिस्सेदारी की धारणा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की कठिनाइयों में कमी लाती है, लेकिन इससे परिवार की गरीबी कम नहीं होती और प्रत्यक्ष परिवार से अधिशेष श्रमिक रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर प्रवास करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब बाटी लेंगे तो अपना क्या बचेगा, उससे रोजी रोटी थोड़ी चलेगी। इसकी वजह से बहुत लोग शहरों में जाकर कमाना शुरू कर देते हैं। आइए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में रोजगार के परिदृश्य की चर्चा करें। कृषि का सबसे अधिक अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। अब देखो, कृषि का सबसे ज्यादा अवशोषण करने वाला अर्थव्यवस्था का क्षेत्र कृषि है। वहां के क्षेत्र वाले कृषि ही सबसे ज्यादा अवशोषण करते हैं कृषि का, मतलब खेती बाड़ी का। पिछले वर्षों में पूर्व चर्चित प्रच्छन्न बेरोजगारी, पिछले पार्ट में आप पढ़े हो ना, किसमें ही पढ़े हो? प्रच्छन्न बेरोजगारी पिछले ही भाग नंबर 5 में पढ़े हो ना। तो बेरोजगारी के कारण कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता में कुछ कमी आती है। कृषि अधिशेष श्रम का कुछ भाग दायित्व द्वितीयक या तृतीयक क्षेत्रों में चला जाता है और इसी के वजह से कृषि के अधिशेष श्रमिक, मतलब लेबर लोग, मजदूर लोग, ये द्वितीय या तृतीय क्षेत्रों में चले जाते हैं। ऐसे में कुछ बन रहा है तो वहां पर काम कर लेंगे, नहीं तो सर्विस देने वाले किसी कंपनी में नौकरी कर लेंगे। और द्वितीयक क्षेत्रों में छोटे पैमाने पर होने वाले विनिर्माण में श्रम का सबसे अधिक अभिशोषण है। अब द्वितीयक क्षेत्र में जहाँ बिल्डिंग वोल्डिंग बनता है तो वहां पे जो लेबर काम करते हैं, सबसे ज्यादा अवशोषण उन्हीं का होता है। अवशोषण छोड़ो, शोषण उन्हीं का होता है। 600 रुपया तय है, 500 रुपया मिलेगा। 800 रुपया तय है, 700 रुपया, 600 रुपया मिलेगा। जहाँ करना है तो करो, नहीं तो भागो यहाँ से। ऐसा ही ठेकेदार बोलते हैं, मजबूरी में करना है। तृतीयक क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी और आदि सरीखी विभिन्न नई सेवाएं सामने आ रही है। जैसे में जैविक प्रौद्योगिकी, आपको फैक्ट्री वैक्ट्री लगाए जा रहे हैं, उसमें लेबरों की जरूरत है। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी, आईटी सेक्टर में बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों की। इसमें आईटी सेक्टर के ही इंसान, मतलब उसमें आईटी सेक्टर के ही कर्मचारी होते हैं जो आईटी पढ़े हुए हैं। तो उन लोगों की अभी भीड़ बढ़ रही है। अब भीड़ बढ़ रही है उन लोगों का, तो वही पढ़ना चालू नहीं करना चाहिए। आइए यह जानने के लिए एक कहानी पढ़े कि कैसे लोग अपने गांव की अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति बन जाते हैं। मतलब कैसे गांव के अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्ति, मतलब प्रच्छन्न बेरोजगार के हवाले चले जाते हैं। एक गांव की कहानी। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सकते थे। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपने आवश्यकताएं स्वयं पूरा कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को
कृषि महाविद्यालय में भेजने का फैसला किया। किसमें? कृषि महाविद्यालय। लड़के को निकट के एक कृषि महाविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियरिंग की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया। मतलब एक ऐसा हल बना दिया जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रीकल्चरल इंजीनियर, एग्रो में आपको आ जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी से लेकर कुछ तो एग्रो इंजीनियर का एक नया काम सृजित हुआ और वहीं उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दिया। उन्हें इससे अच्छा लाभ हुआ जिसे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की, मतलब एक मीटिंग हुआ। वे अपने बच्चों के लिए भी बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से गांव में एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई। मतलब उन्हीं में से किसी एक शिक्षक को नियुक्त किया गया। इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपने एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया, सिलाई सिखाई। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले हुए कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सृजित हुआ, मतलब उत्पन्न हुआ। इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ। किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब बचने लगा। अब जो किसानों को जाना पड़ता था वहां कपड़े खरीदने के लिए, वो समय बचने लगा क्योंकि गांव में ही सब काम हो रहा था। किसान खेती में अधिक समय लगाने लगे, इसलिए उपज बढ़ गई। वह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थीं। अब वे अपने उत्पादन उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जहां प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था, शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। वह गांव जहां पर कुछ नहीं था वहां पर सब कुछ है। यह एक साधारण गांव की कहानी थी जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित बनाया। ठीक है, अब यह सारांश। आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के सामने आगत किस प्रकार लोगों को अर्थव्यवस्था के लिए परिसंपत्तित बनाने में सहायता करती है। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई है। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा। अतः अध्याय 1 गांव की कहानी, पालनपुर गांव की कहानी जो थी, गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है। और इसमें लास्ट में एक गांव की कहानी के वजह से यह पाठ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था पर बाद में वहां रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न हो गए। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। क्वेश्चन तो बनाना आप ही को है, मैं नहीं बताने वाला। 1 नंबर, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? इसका जवाब 2 नंबर, मानव संसाधन भूमि और भौतिक पूंजी जैसे अन्य संसाधनों से कैसे अलग अलग है? 3 नंबर, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका है? पढ़ाई का क्या भूमिका होना चाहिए मानव पूंजी में? और मानव पूंजी में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है, अच्छे स्वास्थ्य की? 5 नंबर, किसी व्यक्ति के कामयाब जीवन में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? जिस तरह हर कामयाब
आदमी के पीछे एक औरत होती है, तो उसी तरह हर कामयाब आदमी के पीछे एक अच्छा स्वास्थ्य होता है। 6 नंबर, प्राथमिक प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में किस तरह की विभिन्न आर्थिक क्रियाएं संचालित की जाती है। 7 नंबर, आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है, इसका बताइए। 8 नंबर, महिलाएं क्यों निम्न वेतन वाले कार्यों में नियोजित होती हैं। 9 नंबर, बेरोजगारी शब्द की आप कैसे व्याख्या करेंगे। 10 नंबर, प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है। 11, शिक्षक बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या क्यों है। 12 नंबर, आपके विचार से भारत किस क्षेत्र में रोजगार के सर्वाधिक अवसर सृजित कर रहा है, जैसे में आईटी सेक्टर और कंपनी वाले में। 13 नंबर, क्या आप शिक्षा प्रणाली में शिक्षित बेरोजगारों की समस्या दूर करने के लिए कुछ उपाय सुझा सकते हैं। मैं करने वाला हूं, सुझाने वाला नहीं हूं, सुझाना आपको है। 14 नंबर, क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुतायत में बहुत ज्यादा नौकरी हो गई। मैं उस गांव को जानता हूं, मेरा गांव खुद है। 14 नंबर, क्या आप कुछ ऐसे गांवों की कल्पना कर सकते हैं जहां पहले रोजगार का कोई अवसर नहीं था लेकिन बाद में बहुत, ये तो हो गया ना। 15 नंबर, किस पूंजी को आप सबसे अच्छा मानते हैं। भूमि, श्रम, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी। और मानते हैं तो क्यों मानते हैं, इसका आंसर आप लिख कर आप अपने टीचर को दे सकते हो, नहीं तो आप हमारे पोर्टल पे भी सबमिट कर सकते हैं। ऐसे में जो मेल दिया गया है उस पर भी आप सबमिट कर सकते हैं, अन्यथा आप किसी भी कारणवश कुछ भी सबमिट करना नहीं चाहिए, लेकिन व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है उस पर भी आप सबमिट कर सकते हैं। अगर कुछ भी आपको डाउट हो, अच्छा नहीं लगे पढ़ाई में, समझ में नहीं आता है, बोरिंग महसूस होता है, इसके लिए आप बता सकते हो कमेंट करके कि थोड़ा बोरिंग फील हो रहा है सर, थोड़ा स्टाइलिस्ट होकर पढ़ाइए, थोड़ा इंटरटेनमेंट करके पढ़ाइए। वैसे भी कोशिश करूंगा पढ़ाने का, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन बताओ। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।